लेकिन मेरे को लगता है कि एक गौशाला में बैठ के एक गाय की सेवा करने से जो इतनी बड़ी मानव आबादी अगर अमेरिका ने दी है, तो ये तो शायद इन्हीं रोगियों का, जिन रोगियों की हम सेवा कर रहे हैं, इन्हीं का ये परिणाम है। और विदेशी कोई सम्मान करे तो तब इनको चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन अपनी चीज़ें समझ नहीं आती। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। वो तभी आते हैं मेरे पास 90% केस जो एकदम अंतिम होते हैं कि अब एकदम लास्ट हो गया है जी, सब जगह से मना हो गई है, अब यहाँ जाके एक बार देख लेते हैं कि गाय की सेवा करने से इतनी बड़ी उपाधि मिल सकती है। तो शायद आने वाली जनरेशन भी ये सोचे कि हम भी गाय की सेवा करें और मिले। बहुत सालों से हो रहा है अच्छा काम, लेकिन चूंकि अमेरिका ने माना है तो अब उन्होंने माना है। मैं 10 साल से बता रहा हूँ तो मान नहीं रहे थे। अक्ल ही नहीं है लोगों में इस बात की कि नवरात्रि का मतलब क्या होता है। देखो शब्द तो थोड़ा सा ये कड़वा है, लेकिन वही है कि उनको समझ नहीं है और समझाते हैं तो फिर मानते नहीं है। मानद उपाधि PhD जो है इस आधार पे उन्होंने मेरे को दी। चिकित्सा के क्षेत्र में, सम्मान के क्षेत्र में, और जो है ये सेवा के क्षेत्र में, इससे ऊपर शायद कोई शिक्षा के क्षेत्र में शायद कोई उपाधि नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं सरकपुर गांव में हूं और मेरे साथ एक बार फिर से डॉक्टर शैलेश रोसा जी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। और अभी इन्हें जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटी से भी डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और जो इनके पास मरीज आते हैं वो किस तरीके से अपनी दिनचर्या में, और बार बार इनके पास जो लास्ट स्टेज पे मरीज आते हैं उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी सारी मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। आइए चलते हैं। तो शैलेश जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ये जो आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, आप डॉक्टर तो पहले से थे जी, तो ये जो डॉक्टरेट की डिग्री मिली है इसके क्या मायने हैं? आप सभी को नमस्कार। ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, सोशल अवेयरनेस जो यूनिवर्सिटी है, पीस यूनिवर्सिटी, उन्होंने मेरे को मानद उपाधि यानी कि PhD दी है। वो इस आधार पे दी है कि पिछले 10 सालों में जो हम लोगों का इलाज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे केस रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट रहे हैं जो एकदम सभी बीमारियों में लगभग, वो चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो या किडनी फेलियर हो, लीवर फेलियर हो, जो असाध्य की श्रेणी में आते हैं, वो असाध्य की श्रेणी वाले जो लोग हैं यहाँ ठीक हुए। वो ठीक होने के बाद हमारा डाटा जो है, हमारी जो रजिस्ट्रेशन हमको प्रोवाइड कराती है काउंसिल, CCM सेंट्रल काउंसिल ऑल्टरनेट मेडिसिन, उनके पास जाता है। उन्होंने फिर इस स्थिति के लायक समझा कि उन्होंने फिर आज मेरे को जो ये मानद उपाधि PhD जो है इस आधार पे उन्होंने मेरे को दी है। तो ये एक शायद मेरे को लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, सम्मान के क्षेत्र में, और जो है ये सेवा के क्षेत्र में, इससे ऊपर शायद कोई शिक्षा के क्षेत्र में शायद कोई उपाधि नहीं है। तो इस आधार पे ये अमेरिका की जो सोशल अवेयरनेस पीस यूनिवर्सिटी है जो कि फ्लोरिडा में है, फ्लोरिडा में, उन्होंने ये मेरे को मानद उपाधि यानी कि PhD दी है। तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ की आयुर्वेदिक जो औषधियों की बात हो रही है और वो फ्लोरिडा तक जाती है, तो एक गर्व की अनुभूति होती है हमें भी। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जब आपके पास आते हैं मरीज, जैसे आते हैं आपके पास, तो वो किस स्टेज पे ज़्यादातर आते हैं लोग? मतलब मैं वो जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम आयुर्वेद की तरफ तब जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है, मेरा मत है, अलग भी हो सकता है, कि वो तब जाते हैं तब बिल्कुल हम हार जाते हैं ना, थक जाते हैं, बिल्कुल हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, तो ऐसा लगता है मुझे तब आते हैं। बाकी आप बताएंगे। हाँ, बात आपकी एकदम ठीक है, लेकिन ये 100% लोग नहीं है। इनमें 90% लोग ऐसे हैं जो किसी भी बीमारी में, चाहे वो किडनी की बात करें, लीवर की बात करें, ब्रेन की बात करें, हार्ट की बात करें, या पेट के, या जो डाइजेशन से जुड़ी हुई, या फिर किसी भी प्रकार के दर्द की, या फिर कैंसर की बात करें, वो तभी आते हैं मेरे पास। 90% केस जो एकदम अंतिम होते हैं कि अब एकदम लास्ट हो गया है जी, सब जगह से मना हो गई है, अब यहाँ जाके एक बार देख लेते हैं। तो शायद उन्हीं को लाभ हुआ है और लाभ हो रहा है, लाभ होता है। इसी के आधार पे इतनी बड़ी उपाधि जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसे मेरे को कोई विदेश की कोई यूनिवर्सिटी, स्पेशली अमेरिका, जो हम हमेशा ऐसे सोचते आए हैं बचपन से, हमको ऐसे बताया गया, समझाया गया कि अमेरिका जो है वो हमसे 100 साल आगे है। हाँ, हवा बनाया हुआ है। लेकिन मेरे को लगता है कि एक गौशाला में बैठ के एक गाय की सेवा करने से जो इतनी बड़ी मानद उपाधि अगर अमेरिका ने दी है, तो ये तो शायद इन्हीं रोगियों का, जिन रोगियों की हम सेवा कर रहे हैं, इन्हीं का ये परिणाम है। और अंतिम स्टेज में ही आते हैं तो शायद वो ठीक हुए हैं, उसके आधार पे ये मेरे को दिए। तो ज़्यादातर वही होते हैं जो एकदम अंतिम ही आते हैं। नहीं, अंतिम आते हैं तो इसमें अब कहीं ना कहीं जैसे अब अमेरिका तक रिकॉग्नाइज कर रहा है आपकी प्रतिभा को कि भाई हाँ इस तरीके से होता है, तो
हम खुद क्यों नहीं रिकग्नाइज करते हैं कहीं ना कहीं कि भाई हमारे आसपास जो जैसे गौ माता है या ये जो हमारा सारा कल्चर है, ये जिस तरीके से वर्क करता है, पिछले हज़ारों वर्ष से ये कार्य कर रहा है आयुर्वेद। अब ऐसा क्या है कि हम एलोपैथी और इस तरफ ज़्यादा जाते हैं? ऐसा मतलब आपकी राय जानना चाह रहा हूँ मैं इसमें बात ये है कि जो ये हमारा ना, ये भारत का स्पेशली अगर हम पीछे जाके आप इतिहास देखोगे तो ये हमेशा से रहा है और आज तक है। और मेरे को ऐसा लगता है जब तक दुनिया में हम हैं, भारत है, तो ये रहेगा कि जो ये पीछे की जो विदेश से कोई भी चीज़ आती है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई ये या तो विदेश से पढ़ के आया है या विदेश ने इसको प्रमोट किया है, बहुत बहुत ऊंची बात हो गई है। तो ये इनकी टेंडेंसी है, ह्यूमन बॉडी है ये, शायद स्पेशली इंडियंस की, कि विदेशी कोई सम्मान करे तो तब इनको चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन अपनी चीज़ें समझ नहीं आती। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो चीज़ हमारे पास से चली जाती है तो हम जीवन भर पछताते हैं उसके जाने का। तो इसलिए विदेश से अगर ये मिली है तो तभी आज मैं देख रहा हूँ कि मैं तो इलाज पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे गांव में भी आसपास के क्षेत्र के लोग भी और पड़ोस के लोग भी सब आके बधाइयाँ दे रहे हैं सिर्फ इस बात की, हाँ, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जी आपने जो है बड़ा अच्छा काम किया। तो मैं उनसे यही बोल रहा हूँ कि ये तो पिछले बहुत सालों से हो रहा है अच्छा काम, लेकिन चूंकि अमेरिका ने माना है तो अब उन्होंने माना है। मैं 10 साल से बता रहा हूँ तो मान नहीं रहे थे, तो ये अच्छी बात हुई है। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात भी है कि गाय की सेवा करने से इतनी बड़ी उपाधि मिल सकती है, तो शायद आने वाली जनरेशन भी ये सोचे कि हम भी गाय की सेवा करें और मिले। नहीं, मैं पहले भी आ गया थे अमेरिका वाली डिग्री से, मैं तो पहले आ गया था, वरना अभी और बहुत सारे ऐसे होंगे जो जिन्हें पता चलता है तो अभी पता चलता है, वो अपना अपना तरीका है लोगों का। अब मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे कि ये उपाधि जो है अमेरिका से मिले, कहीं से भी मिले, बेसिकली हमें क्या है, आपका मोटिव आपने पहले भी बताया था कि आपका सेवा मोटिव है, कि आप सेवा भाव से करते हैं। तो आप लोगों से, जनता से क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये मतलब अपने उनके थोड़ा सा लाइफस्टाइल के बारे में अगर आप उन्हें बता पाएँ कि मतलब जो बीमारियां हैं कुछ लक्षणों से पहले ही वो अगर ठीक हो जाएं, मतलब कुछ ऐसा लाइफस्टाइल हो कि भाई डेली रूटीन वो जो करें तो उससे बीमारियां कम से कम हों। इसके बारे में 3 मैं श्लोक का अनुकरण या श्लोकन बोलना चाहता हूँ जो आयुर्वेद के मुख्यतः लिए गए हैं। वो सबसे पहले तो ये है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम च, कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो है अपने स्वास्थ्य की स्वयं रक्षा करे, और अगर रोगी हो गया है तो स्वयं आसपास में जो जड़ी बूटियां हैं या घर की रसोई में जो मसाले हैं, जिनको मसाले कहते हैं, वो भी औषधियाँ, उनसे अपना इलाज करें। लेकिन ये तभी संभव है जब उसको जानकारी हो। तो जानकारी के लिए ये है कि जो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ ठीक है तो स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम अपनी दिनचर्या को सुधारें, और दिनचर्या जब तक नहीं सुधर सकती जब तक उसके बारे में आपको जानकारी ना हो। तो मैं यहाँ एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि विषय ये बहुत बड़ा है, अगर दिनचर्या की हम बात करें तो आयुर्वेद में चरक संहिता में 7वें अध्याय तक की पूरा दिनचर्या लिखा हुआ है। और वो 7वां अध्याय जो है वो समझो, मान लो जैसे आपके 300-400 पेज, तो 300-400 पेज में वो हजारों सूत्र हैं कि स्वस्थ कैसे रहें। लेकिन उसमें से कुछ सूत्र जो हैं हमने निकाले हैं, और वो सूत्र ज़्यादा नहीं, 5-6 सूत्र ही हैं जो आप अपने जीवन में उतार सकते हो। उसमें सबसे पहले सूत्र ये है कि जब भी आप सो के उठें तो वो सूरज की अनुपस्थिति में हो, उपस्थिति में बिल्कुल ना हो, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उसके बाद गुनगुना जल पिएं, शौच के लिए जाएँ। फिर आप चाय के साथ शुरुआत बिल्कुल ना करें। अगर आप अपने जीवन में, मैंने एक आंकड़ा बीच में बोल देता हूं कि मैंने एक आंकड़ा निकाला पिछले साल कि हमारे देश में जितनी दवाइयां पे हम खर्च कर देते हैं सभी पैथियों में, वो बात एलोपैथी की नहीं है, होम्योपैथी की नहीं है, आयुर्वेद की नहीं है, इलेक्ट्रोपैथी की नहीं है, किसी की नहीं, सभी में। अगर 1 साल तक भारत की जनता बीमार ना हो और दवाइयाँ ना खाए तो भारत में जो 7 लाख कुछ हज़ार गाँव हैं, इन गाँवों के बाहर 100 मीटर की दूरी पर सोने की सड़क बन जाएगी। सोचने की बात है, हम 1 साल में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये बचेगा। दिनचर्या से ही सब स्टार्ट होता है। तो चाय ना पिए, चाय की जगह कोई दुनिया भर के हमारे यहाँ काढ़े हैं, तुलसी का काढ़ा पी लें, अभी सर्दी आ रही है, अदरक का काढ़ा पी लें, या लेमन ग्रास है इसका पी लें, या गर्म पानी ही पी लें। फिर गेहूं जीवन में कभी ना खाएं। गेहूं एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ करती है, किसी भी गांठ को बढ़ाने में या किसी भी टिश्यू फाइबर को बढ़ाने में। ये हो गई। खाने के बाद कभी भी पानी ना पिएं, कम से कम 1.5 घंटे तक, क्योंकि वो फिर पचता नहीं है
और वो पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ने के बाद टॉक्सिन जमा होंगे, बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। उसके बाद फिर 2 समय का ही हम भोजन करें, सुबह कर लिया भरपेट और शाम को सूरज के रहते हुए। सूरज की उपस्थिति में भोजन शाम का ज़रूर करना है, सूरज की अनुपस्थिति में करोगे तो आप पूरी ज़िंदगी बीमार रहोगे। ये नियम है। दूसरा नियम है शाम को जो है जल्दी सो जाए, रात को 8-9 बजे, और फिर जल्दी उठ जाएं। ये कुछ नियम है स्वस्थ रहने के। फिर एक और नियम इसमें आता है कि एक और श्लोक याद आएगा कि यस्य देशस्य यो जंतु तस्य तस्य औषधम हितम, कि हम जहाँ पैदा हुए हैं, मान लो मैं सरकपुर में पैदा हुआ हूँ, तो सरकपुर के आसपास 20-40 किलोमीटर की दूरी पे चारों तरफ जो चीज़ें पैदा हुई हैं, चाहे वो अनाज के रूप में, फल के रूप में, जड़ी बूटियों के रूप में, दूध के रूप में, सब्जी के रूप में, वो सभी ही मेरे शरीर के अनुकूल है। अगर मैं उससे बाहर की चीज़ें लेके आके खाता हूँ तो मैं ज़रूर बीमार हूँगा, क्योंकि मेरे शरीर में पर्यावरणीय जो चीज़ें हैं, बदलाव है, वो सिर्फ उसी भूमि में पैदा होने वाली चीज़ों के लिए, अलग के लिए नहीं है। जैसा कि आप देखते हो कि लोग बाहर से खाना मंगा के चाइनीज़ खाना खा रहे हैं जी, या वो खा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा वो है कि दूसरे वहाँ से कोई भी चीज़ हम लेके आके खा रहे हैं जी। हम इधर मैंने देखा स्पेशली पेशेंट बोलते हैं कि इडली डोसा हम बना के खाते हैं, सांभर खाते हैं। उनको भी अक्ल ही नहीं है कि ये जो भोजन है ये साउथ इंडियन है, और हम रह रहे हैं किसमें, नॉर्थ में, यानी कि हम उत्तर भारत में रह रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचने की बात है। तो इसलिए अपने जहाँ के आप पैदा हो वहीं की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखो। और ये स्वदेशी के लिए भी एक अच्छा संकेत है कि स्वदेशी की परिभाषा ये है कि जो चीज़ आपने जहाँ बनाई है, पैदा करी है, उसे खाओ और उसे उपयोग में करो। एक तीसरा श्लोक है आयुर्वेद का कि लंगनम परम औषधम, कि आप ना खाने पे ज़्यादा ध्यान मत दो। मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि हर व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, वैद्य हो, हेल्थ एक्सपर्ट हो, या डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। कोई ये नहीं बोलता कि बहुत कम खाओ। एक आंकड़ा भी मेरे को याद आया, अभी 2 साल पहले निकाला था मैंने, एक देखना स्टार्ट किया कि भाई मेरे को ये जानना है कि हमारे देश में बिना खाने के कितने लोग मरते हैं हर दिन। तो निकल के आया लगभग 3,3200 लोग हर दिन बिना खाने के इस देश में मर जाते हैं। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि खाने से कितने लोग मरते हैं, तो वो खाने से 36,000 लोग खाने से मरते हैं। तो मेरे को ये लगा कि ये तो सब खा के मर रहे हैं, बिना खाए तो कोई मर ही नहीं रहा। तो खा के मरने वाली बात ये है कि वो बीमार होते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो शरीर उसको आराम ही नहीं देते। हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, सबको अपनी मशीनरी चलाते, सबको आराम देते हैं, लेकिन शरीर को कभी आराम ही नहीं देते। तो क्या होता है कि वो ऑर्गन जो है धीरे 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 डैमेज हो जाते हैं, और साहब एक दिन वो सरेंडर कर देते हैं, आपका सरेंडर कीजिए, अब हो गया मामला, अब तो आप सीधा हॉस्पिटल जाओगे। अरे कभी देखने में आता है कि जी किडनी फेल हो गई, शुगर हो गया, कैंसर हो गया। ये सब यही है कि लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। और अभी जैसे नवरात्रि आ रही है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोल दूं, कल परसों से शुरू होने वाले हैं। अक्ल ही नहीं है लोगों में इस बात की कि नवरात्रि का मतलब क्या होता है। देखो सब तो थोड़ा सा ये कड़वा है, लेकिन वही है कि उनको समझ नहीं है, और समझाते हैं तो फिर मानते नहीं है कि उपवास होता है। और उपवास की परिभाषा होती है आकाश की तरह खाली कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है गले को गीला करने के लिए। लेकिन उनका खाने का आपने देखा है, वो कहते हैं जी हम खाते नहीं है, रोटी नहीं खाते, लेकिन वो समा के चावल खाएंगे, कूटू के आटे की पकौड़ी खाएंगे, आलू की पिट्ठी खाएंगे, इतना सारा फल खाएंगे। जबकि उपवास ये बताया है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे देश में 2 जो नवरात्रे हैं वो तो जागृत अवस्था में हैं, और 2 नवरात्रे भी हैं, 4 आते हैं हर साल में, वो सुषुप्त अवस्था में वो सोए हुए हैं। लेकिन ये जो 2 आए हैं, ये एक तो जब हम गर्मी से यानी कि वर्षा ऋतु से हम शरद ऋतु में जब प्रवेश करते हैं, तो इस समय बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वायरस वाली बीमारियां होती हैं, खांसी जुकाम, इम्यूनोलॉजी से संबंधित। तो जब हम एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जाते हैं तो बीमारियां ना हो, इसके लिए उन्होंने बोला जी साहब उपवास करो, तो इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी आपके शरीर की, और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो वो वायरस बैक्टीरियल बीमारी पे लड़ेगी और आप बीमार नहीं होगे। दूसरा, जब हम सर्दी को ख़त्म करके जब गर्मियों में जाते हैं तो लगभग चैत्र माह के आसपास एक और नवरात्रे आते हैं, मार्च के आसपास, उस समय भी खाली पेट रहें। लेकिन वो एकदम खाली पेट का ही नियम है, वो ये नहीं है कि आप बहुत कुछ खा लो। तो ये नवरात्रा जो करते हैं मेरे तो समझ से परे की बात है। अगर विधिवत तरीके से शास्त्र अनुसार, आयुर्वेद अनुसार ये लोग करें तो शायद इनको कभी कोई बीमारी ना हो और ये स्वस्थ रहें। नहीं, जब मैं अभी आपकी बातें सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो चलो एक नवरात्रि जो है थोड़ा धार्मिक मामला है, और धार्मिक भी क्या है कि इनको हमारे कल्चर में इस तरीके से ढाल दिया गया है। अभी जैसे आपने कहा कि 2 समय खाना खाना है, अभी अगर हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की तो वहाँ से निकल के आता है कि हर 2-2 घंटे में खाओ। आपने भी सुना होगा शायद कि हर 2-2 घंटे में खाना चाहिए हमें खाना। और प्लस ये जो टाइमिंग जो बनाई हुई है एक वेस्टर्न की, हम बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं वेस्ट को, कि रात को डिनर होगा हमारा 8 बजे।
अब 8 बजे कौन सा सूरज निकलता है जी? वो 8 बजे सूरज तो छिप जाता है। जी डिनर का टाइम हमारा 8 बजे खाना खाते हैं हम, और आप बता रहे हो कि सूरज ढलने से पहले खाना है, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो मिसमैच जो हो रहा है ना, ये कल्चरल मिसमैच हो रहा है। वहाँ की हो सकता है वहाँ सूरज ही नहीं निकलता। अगर आप सच में पढ़ेंगे वेस्टर्न कल्चर के बारे में या वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, तो साल में यानी कि 365 दिन में मुश्किल से ऐसे 20-25 दिन होंगे कि वहाँ सूरज दिखाई दे। तो उनको सूरज से कोई लेना देना नहीं है, उनको ये ज्ञान भी नहीं है। सच्चाई तो ये है, क्योंकि ये सब आयुर्वेद में ही वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है। तो जहाँ सूरज ही नहीं है तो वहाँ से समय की बाध्यता ही क्या होगी। हमारे यहाँ तो सूरज 365 दिन में 368 दिन निकलने की कोशिश करता है। तो जब 368 दिन निकलने की कोशिश करता है तो उस कोशिश के अनुसार हमारे जो पेट के अंदर जठर अग्नि होती है वो सीधा एकदम कनेक्ट होती है किससे? आपके जो है सूर्य से। सूर्य जैसे जैसे तेज होते रहेंगे, अग्नि तेज होती रहेगी, उसको उस समय भोजन चाहिए। और सूर्य जैसे जैसे जा रहे हैं उस समय आपकी अग्नि मंद हो रही है, जिसको एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं, जिसको अग्नाशय बोलते हैं, जो भोजन को पचाने का काम करती है। तो फिर आप सूरज की अनुपस्थिति में करेंगे तो वो पचेगा नहीं, और जब वो पचेगा नहीं तो जहर बनेगा, टॉक्सिन बनेंगे, और वो तरह तरह की बीमारियों में जो है कन्वर्ट होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा जो मंत्र बताया है डॉक्टर साहब ने, कि किस तरीके से आपको अपना डेली रूटीन अगर आप बना लेंगे, अपनी लाइफ में एक डेली रेगुलरिटी बना लेंगे इस चीज़ की, तो आप कम बीमार होंगे, और हो सकता है बीमार हों भी ना। तो आशा करते हैं ये आपको ये बातें जो हैं डॉक्टर साहब की वो अच्छी लगी हों, और इसी तरीके के हम वीडियो बनाते रहेंगे। और भी पेशेंटों से मैंने पूछा जब मैं यहाँ आया, तो काफ़ी मतलब उनकी हालत में सुधार है, या फिर वो किसी के रेफरेंस से आए हैं जो ठीक हो चुके हैं। तो आशा करते हैं इसी तरीके से आप कार्य करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।